नमस्कार दोस्तों। आज हम गुप्त वंश के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ का पूछने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की। किसने की? तो श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। यह क्वेश्चन SSC-CGL में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का प्रमुख काल कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य का प्रमुख काल था 400 ईस्वी। क्या था? तो 400 ईस्वी। तो गुप्त साम्राज्य का प्रमुख काल कौन सा था? तो 400 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान किसने शून्य का आविष्कार किया? तो गुप्त साम्राज्य के दौरान किसने शून्य का आविष्कार किया? तो आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किया गुप्त साम्राज्य के दौरान। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख धर्म क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख धर्म क्या था? वह प्रमुख धर्म था हिंदू धर्म। क्या था? तो हिंदू धर्म। तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख धर्म क्या था? तो हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? तो गुप्त साम्राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? तो कृषि था, व्यापार था, धातु शिल्प था, यानी कि उपयुक्त में से सभी। कृषि, व्यापार और धातु शिल्प सभी के सभी जो है गुप्त साम्राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में खगोल शास्त्र का प्रमुख योगदान किसका था? तो गुप्त साम्राज्य में खगोल शास्त्र का प्रमुख योगदान किसका था? तो वराहमिहिर और आर्यभट्ट दोनों को था, यानी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। तो जो है गुप्त साम्राज्य में खगोल शास्त्र का प्रमुख योगदान वराहमिहिर और आर्यभट्ट दोनों व्यक्ति का था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कला के रूप में कौन से थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कला के रूप में कौन से थे? तो वह थे वस्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। सभी कला ये सभी कलाएं यानी कि वस्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों की तीनों कला जो है गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कला के रूप में थे। तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कला के रूप में कौन कौन सा कला थे? तो वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो गुप्त साम्राज्य के दौरान किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ, बौद्ध मंदिर का निर्माण हुआ, जैन मंदिर का निर्माण हुआ, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ? तो हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर, यानी कि तीनों के तीनों मंदिर का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान किसका था? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान किसका था? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान था कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास की रचनाएं गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान किसका था? तो कालिदास की रचनाएं का। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक विस्तार किया? तो जो है गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक विस्तार किया? तो सबसे अधिक विस्तार समुद्रगुप्त ने किया। किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने किया। तो गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक विस्तार किया? तो समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कृषि, व्यापार, धातु कर्म, यानी उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण था कृषि, व्यापार और धातु कर्म, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सा कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे सो कौन से थे? तो वह थे सुश्रुत। कौन थे? तो सुश्रुत। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो सुश्रुत थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान था? तो गुप्त साम्राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान था? तो इसमें जो है योगदान था गणित का, भौतिकी का, खगोल शास्त्र का, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान था? तो गणित, भौतिकी, खगोल शास्त्र, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता था? तो गुप्त काल में जो है यानी गुप्त साम्राज्य में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता था। तो गुप्त साम्राज्य में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में कला का प्रमुख रूप क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में कला का प्रमुख रूप क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में कला का प्रमुख रूप था चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ये पहले भी बतला चुके हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य में कला का प्रमुख रूप क्या था? तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो इसमें जो है सो किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो सुनहरा सिक्का, चांदी का सिक्का और कांस्य सिक्का, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है। तो सुनहरा सिक्का, चांदी का सिक्का और कांस्य सिक्का, यानी कांस्य का सिक्का, उपयुक्त में से तीनों प्रकार के सिक्कों का उपयोग जो है गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में होता था। तो गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो सुनहरा सिक्का, चांदी का सिक्का, कांस्य सिक्का, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में क्या प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए? यानी कि जो है गुप्त साम्राज्य में क्या प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए, यानी कौन सा चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए गुप्त साम्राज्य में तो वह था सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और भैषजय रत्नावली। ये तीन जो है प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ जो है गुप्त साम्राज्य में लिखे गए। तो गुप्त साम्राज्य में कौन कौन सा प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए? तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, भैषजय रत्नावली, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रचलन था? तो गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रचलन था?
तो यहाँ जो है गिल्ली डंडा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? तो गिल्ली डंडा का प्रचलन था। तो गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रचलन था? तो गिल्ली डंडा का। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की गुप्त सेना का मुख्य बल क्या था? तो गुप्त साम्राज्य की गुप्त सेना का मुख्य बल क्या था? तो मुख्य बल था हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, यानी उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य की गुप्त सेना का मुख्य बल क्या था? तो गुप्त साम्राज्य की गुप्त सेना का मुख्य बल था हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन जो है सो किसके कारण हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन वह हुआ था किसके कारण? तो हुरून आक्रमण के कारण। किसके कारण? तो हुन आक्रमण के कारण। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन जो है हुन आक्रमण के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो है अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त जो है सो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस धातु की खनन का प्रचलन था? तो गुप्त साम्राज्य में किस धातु की खनन का प्रचलन था? तो किस धातु के खनन का प्रचलन था? सोना, चांदी और लोहा, उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य में किस धातु की खनन का प्रचलन था? तो सोना, चांदी, लोहा, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख नगर कौन से थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख नगर कौन से थे? तो प्रमुख नगर थे नालंदा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, यानी उपयुक्त में से सभी। तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख नगर कौन थे? तो नालंदा, उज्जैन और पाटलिपुत्र, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किसने प्रयाग की संकल्पना प्रस्तुत की? तो गुप्त साम्राज्य में किसने प्रयाग की संकल्पना प्रस्तुत की? तो समुद्रगुप्त ने। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य में प्रयाग संकल्पना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने कवि राज की उपाधि प्राप्त की? तो गुप्त साम्राज्य की किस शासक ने कवि राज की उपाधि प्राप्त की? तो वह शासक थे समुद्रगुप्त। कौन थे? तो समुद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने कवि राज की उपाधि प्राप्त की? तो कवि राज की उपाधि किसने प्राप्त की? तो समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार की नृत्य कलाएं विकसित हुई? तो गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार की नृत्य कलाएं विकसित हुई? तो कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, यानी उपयुक्त सभी। यानी गुप्त साम्राज्य में जो है कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी ये तीनों के तीनों नृत्य कलाएं विकसित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के साहित्य का विकास हुआ? तो गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के साहित्य का विकास हुआ? तो कविता, नाटक, गद्य, यानी उपयुक्त सभी। यानी गुप्त साम्राज्य में जो है कविता, नाटक और गद्य सभी साहित्य का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में आर्यभट्ट
का योगदान क्या था? तो आर्यभट्ट का योगदान क्या था? तो इनका योगदान था गणित में तो था ही, और खगोल शास्त्र में भी था, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, गणित और खगोल शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कालिदास भी थे, भास भी थे, शूद्रक भी थे, यानी उपयुक्त सभी। तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो कालिदास, भास, शूद्रक और यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो कालिदास, भास, शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? तो यह जो है किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? यह कुमार गुप्त के समय में प्रसिद्ध हुआ। तो जो है गुप्त साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? तो कुमार गुप्त के समय में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में संगीत का प्रमुख रूप कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में संगीत का प्रमुख रूप कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में संगीत का प्रमुख रूप था हिंदुस्तानी। क्या था? तो हिंदुस्तानी। तो गुप्त साम्राज्य में संगीत का प्रमुख रूप कौन सा था? तो हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे ये सुवर्ण। कौन थे? तो सुवर्ण थे। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सुवर्ण। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य में शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका प्रमुख केंद्र था मथुरा। कौन सा था? तो मथुरा। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में शिल्प कला, तो शिल्प कला का प्रमुख केंद्र था मथुरा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वे एक कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। तो गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में शिल्पियों का मुख्य कार्य क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में शिल्पियों का मुख्य कार्य क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में शिल्पियों का मुख्य कार्य था मूर्तियां बनाना, बुनाई करना, उसके बाद चित्रकारी, यानी उपयुक्त सभी। तो गुप्त साम्राज्य में शिल्पियों का मुख्य कार्य क्या था? मूर्ति बनाना, बुनाई, चित्रकारी, ये तीनों था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के तहत किस प्रकार की औषधियां प्रचलित थी? तो गुप्त साम्राज्य के तहत किस प्रकार की औषधियां प्रचलित थी? तो किस प्रकार की औषधियां प्रचलित थी? तो औषधीय जड़ी बूटियां। क्या थी? तो औषधीय जड़ी बूटियां जो है यह औषधियां प्रचलित थी। तो गुप्त साम्राज्य के तहत किस प्रकार की औषधियां प्रचलित थी? तो औषधीय जड़ी बूटियां। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज विज्ञानज्ञ विज्ञानज्ञ कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज्ञ कौन थे? तो ये थे
ये चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज्ञ यानी विज्ञान के ज्ञानी कौन थे? तो चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक किस वर्ष में शासन करता रहा? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक किस वर्ष में शासन करता रहा? तो किस वर्ष में शासन करता रहा? तो यह जो है सो 550 ईस्वी 550 ईस्वी में जो है शासन करता रहा। तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक किस वर्ष में शासन करता रहा? तो 550 ईस्वी वर्ष में शासन करता रहा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो महाधीराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की? तो वे शासक थे चंद्रगुप्त। कौन थे? तो चंद्रगुप्त। ठीक। तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा है? तो समुद्रगुप्त को। तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वह राजा था स्कंदगुप्त। कौन था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो यह जो है सो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गुप्त काल से। किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो किसके राज कवि थे कवि कालिदास? तो ये जो है सो अ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे। ठीक। तो कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है राज कवि थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यानी कि जो है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, इसे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध जो है यह संबंध किस शासक से है? तो यह संबंध है भानुगुप्त से। किससे है? तो भानुगुप्त से। तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। अगला क्वेश्चन है, फायान किसके
शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो जो है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। कौन सा था? तो गुप्त काल। तो गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है यह कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है यह चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कहाँ पर मंदिर बनाने के लिए मांगी थी अनुमति? तो ये जो है बोध गया में। कहाँ? तो बोध गया में। तो जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर? तो बोध गया में जो है भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो यह हुआ गुप्त काल में। कब हुआ? तो गुप्त काल में। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो यह कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर यानी उपयुक्त सभी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने पर और गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद और चांदी के सिक्के जारी करने पर। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जी थे। कौन थे? तो विष्णु जी थे। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है मेहरौली। तो मेहरौली जो कि अभी दिल्ली में है, मेहरौली स्थित, तो मेहरौली यानी दिल्ली स्थित एक लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह जो है लौह स्तंभ जो अभी मेहरौली यानी दिल्ली में है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ चतुर्थ सदी में। कब हुआ? तो चतुर्थ सदी ईसावी में हुआ था। तो जो है मेहरौली जो कि दिल्ली में पड़ता है, तो मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में, चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुप्त गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो इसमें सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अगला क्वेश्चन है
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो जो है 16, 17 एवं 19। तो 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण जो है अजंता की गुफाओं में हुआ। अजंता की गुफाओं में हुआ। तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 एवं 19 ये गुफाओं का निर्माण अजंता की गुफाओं में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यह जो है किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत यानी 319 से 320 को गुप्त संवत यानी 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह जो है किस वंश के शासक ने? तो गुप्त वंश के शासक ने। तो गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। तो जो है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश, तो यह है बाघ में यानी कि धार में है। ठीक है, तो अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी कि धारा में, ये बाघ यानी कि धार में है। ठीक है, तो अजंता गुफाओं के ये जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ में
है, यानी कि धार में है। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यह जो है गुप्त काल में जारी किए गए। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। तो जो है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। कहाँ कौन सा था? तो उज्जैन था। तो समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाई? तो वह शासक थे समुद्रगुप्त। कौन थे? तो समुद्रगुप्त। तो जो है गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाई? तो वे शासक थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने ही जो है अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाई। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो वह गुप्त शासक कौन थे? तो वह गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। कौन थे? तो समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किए? तो समुद्रगुप्त। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों पर अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो किसने किया यह? तो यह जो है किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब जो है ये हमारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुआ। आपको यह क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।